और आपका फिर से मेरे सेशन में बहुत ज़्यादा मैं स्वागत करता हूँ। अच्छा, मुझे ना बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स की क्वेश्चंस आ रहा था कि सर कौन कौन सी ऐसी बुक्स होती हैं, हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं अपने कॉलेज के अंदर कि हमको लॉ सेमेस्टर के लिए एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए हमको कौन सी पर्टिकुलर बुक को पढ़ना चाहिए। और क्या सर हमको वाली बुक जो होती है वो हमको क्लैट पीजी और एलएलएम एंट्रेंस या फिर जुडिशरी जैसे एग्ज़ाम्स के लिए भी हमको क्या बेनिफिशियल रहने वाली है। तो आज चलो उन्हीं कन्फ्यूज़न के बारे में आज हम बात करेंगे, और आज कंप्लीटली तरीके से इस वीडियो के अंदर मैं उस कन्फ्यूज़न को कंप्लीट तरीके से मिटा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन। मेरा नाम है पंकज। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर ना मैं बेसिकली यहाँ पर ये सारे लॉ सब्जेक्ट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। ये जो कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर दैट इज़ सीआरपीसी, नेक्स्ट दैट इज़ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर दैट इज़ द सीपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन, ज्यूरिस्प्रूडेंस, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम्स लॉ। तो इन सारे सब्जेक्ट्स की आज मैं आपको कुछ ऐसी स्पेशल बुक और बहुत ही एक ऐसी ईजी वाली बुक्स मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आप अपने नोट्स को बहुत बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर। और साथ ही साथ वो नोट्स आपको सेमेस्टर के अंदर एग्ज़ाम पास करने में तो हेल्प करेगा ही करेगा, लेकिन आपको आगे फर्दर जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं लाइफ के अंदर इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, वो आपको वहाँ पर भी नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करने वाला है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए मैं आपको सिर्फ 3 बुक बताना चाहता हूँ, जे.एन. पांडे, एम.पी. जैन और एस.आर. माइनीनी। तो अगर आप मुझे पूछोगे कि सर 3 बुक आप दिखा रहे हैं तो इनमें से सबसे बेस्ट बुक मेरे लिए कौन सी होनी चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि आपके लिए सबसे बेस्ट बुक जो है वो है जे.एन. पांडे। तो जे.एन. पांडे के अंदर ना बेसिकली आपको कॉन्स्टिट्यूशन के पूरा बेसिक्स बता रखा है कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन से केस लॉज है, केस लॉज का एक कंप्लीट छोटा सा ब्रीफ दिया गया है और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में जे.एन. पांडे को लिखा गया है। नेक्स्ट है आपका एम.पी. जैन। एम.पी. जैन ना जे.एन. पांडे से थोड़ा सा एडवांस लेवल पे है और थोड़ी भारी भरकम, ये काफ़ी मोटी सी बुक होती है, ठीक है। और इसकी लैंग्वेज को समझना थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन वाला खेल है कि अगर इसकी लैंग्वेज को समझना है तो थोड़ा सा आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। और ऐसा कुछ भी नहीं कि इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, बस आपको थोड़ा सा लंबा समय लगेगा इस बुक को ख़त्म करने के लिए। अच्छा, एक बुक और है जो कि है आपकी एस.आर. माइनेनी। एस.आर. माइनेनी भी बिल्कुल जे.एन. पांडे के बिल्कुल पैरेलली वर्क करती है। तो या तो आप जे.एन. पांडे को प्रेफर कर सकते हो या फिर आप डॉक्टर एस.आर. माइनेनी को भी प्रेफर कर सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इंडियन पीनल कोड के बारे में, दैट इज़ आईपीसी, ठीक है। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस। देखो अभी आप आजकल जैसे कि आप सब लोगों ने सुना होगा कि लोकसभा में एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया गया था कि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस, ये तीनों को चेंज कर दिया जाएगा। इसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाने वाला हूँ अभी, आजकल में वो वीडियो अपलोड हो जाएगी बच्चों, तो उसको ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी कंफ्यूज भी होंगे कि कौन से आईपीसी पढ़ें, कौन सा सीआरपीसी पढ़ें, तो कौन सा क्या पढ़ें। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो आईपीसी के लिए आप बुक रेफ़र कर सकते हैं वो ये है, रतन लाल धीरज लाल और के.डी. गौर। तो रतन लाल धीरज लाल की एक ऐसी बुक है बच्चों जिसके अंदर बहुत ज़्यादा केस लॉज आपके दिए गए हैं, ठीक है। बहुत सारे केस लॉज हैं, बहुत सारे इंटरप्रिटेशन है, हर एक वर्ड का मीनिंग इसके अंदर लिखा गया है बहुत ही एलैबोरेटेड, बहुत ही एक्सप्लेन्ड फॉर्म में। तो अगर कोई नया बच्चा है जो कि साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, या फिर कोई बीए के छात्र हैं, या फिर कोई बीबीए के छात्र हैं, या फिर कोई भी किसी भी स्ट्रीम से अगर वो लॉ बाद में परस्यू करते हैं, और लॉ को समझना थोड़ा सा ना टिपिकल वाला मामला होता है, थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन वाला मामला है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं लॉ को समझने के लिए। तो अगर कोई बिगिनर बच्चा है जो कि फ्रेशली लॉ को स्टार्ट कर रहा है, तो उसके लिए मैं बोलूँगा कि रतन लाल धीरज लाल वॉज वेरी गुड बुक। इसके अंदर बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। अच्छा, आप के.डी. गौर को भी प्रेफर कर सकते हैं साइड बाय साइड। अगर आप रतन लाल धीरज लाल को नहीं ले रहे हैं, आप के.डी. गौर आपने ले लिया है बुक को, तो के.डी. गौर भी अच्छा है। लेकिन के.डी. गौर थोड़ा सा एक मैं मान सकता हूँ कि एडवांस लेवल का बुक है रतन लाल धीरज लाल से, ठीक है। अच्छा, एक मार्केट में एक बुक और ये भी आती है जिसको बोलते हैं एस.एन. मिश्रा। एस.एन. मिश्रा भी काफ़ी अच्छी बुक है, आप इसको भी लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसको हम बोलते हैं सीआरपीसी, ठीक है। तो सीआरपीसी आईपीसी के अंदर जितने भी सारे ऑफेंसेस दिए गए हैं उन सबका प्रोसीजर, उन सबका केस का एफआईआर कैसे रजिस्टर किया जाएगा, केस का ट्रायल कैसे किया जाएगा, तो वो सारी चीज़ें आपके इस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर दी गई हैं, ठीक है। और अच्छा, एक बात मैं आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में बताना चाहता हूँ कि देखो बुक्स के अंदर जो भी सारा प्रोसीजर दिया गया है वो तो सिर्फ आई थिंक
बुक्स के पर्पस के लिए ही आई थिंक बेनिफिट है। लेकिन अगर आप किसी लॉयर को प्रैक्टिकली ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, इंटर्नशिप्स कर रहे हो, आप उसके साथ वर्क कर रहे हो एज बीइंग अ लॉयर और एज बीइंग एसोसिएट, तो तब आपको पता चलेगा कि लाइक जो भी चीज़ें आप बुक के अंदर पढ़ रहे हो इन द प्रोसीजर, वो तो कम्प्लीटली डिफरेंट है, ठीक है। तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। तो प्रैक्टिकल, सब्सटैंशियल और प्रोसीजरल दोनों चीज़ें साइड बाय साइड पैरेलली हमको कवर करनी होंगी, तभी हमारा लॉ स्कूल में सारी पढ़ाई बहुत ही सुखी तरीके से हमारे सामने रहेगी। अच्छा चलो, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सीआरपीसी के लिए मैं आपको दो बुक बहुत ज़्यादा हाईली रिकमेंड करूँगा। पहला है रतनलाल धीरजलाल और दूसरा है सारे बच्चों की फेवरेट आरवी केलकर। तो आरवी केलकर के सारे एस्पिरेंट्स, जितने भी सारे जुडिशियल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स होते हैं, जितने भी सारे एलएलएम एंट्रेंस के एस्पिरेंट्स होते हैं, और आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं लॉ से रिलेटेड, ठीक है, तो इसके अंदर हम बेसिकली बच्चे जो होते हैं वो आरवी केलकर को प्रेफर करते हैं, और कुछ बच्चे जो होते हैं वो रतनलाल धीरजलाल को प्रेफर करते हैं। चलो दोनों में फ़र्क समझते हैं। रतनलाल धीरजलाल के अंदर ना बच्चों चीज़ें तो सारी बिल्कुल अच्छी तो दी गई हैं, लेकिन इसके अंदर ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से चीज़ों को प्रेजेंटेशन किया गया है। लाइक इसको समझने के लिए आपको थोड़ा समय देना होगा, अपनी तरीके से, अपने एंड से आपको थोड़ा सा समय देना होगा, ठीक है। मतलब चीज़ें इसके अंदर बिल्कुल पॉइंटर्स में लिखी हैं, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी हैं, लेकिन इसको समझने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए बुक को थोड़ा सा समय आपको अपने एंड से देना होगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस बुक को ख़त्म करने के लिए। नेक्स्ट है आपका आरवी केलकर। आरवी केलकर बुक बहुत ईजी है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। ये बुक कम्प्लीटली मुझे एक तरीके की नोवेल टाइप की लगती है। जैसे हम जैसे हम अपने इंटरेस्ट के लिए हम जैसे मार्केट में जाते हैं, नोवेल ख़रीदते हैं, और जैसे हमने क्लास 11th में और क्लास 12th में बहुत सारी कहानियाँ टाइप पढ़ी थी, तो आरवी केलकर जो ऑथर हैं, ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली इस बुक को इसी तरीके से डिज़ाइन किया है, मतलब सारे कंसेप्ट खोल के रख दिए हैं आपके सामने एक कहानी के फॉर्म में। तो आपको लाइक इसको थोड़ा सा एक कंसंट्रेटेड माइंड के साथ अगर आप आरवी केलकर को पढ़ोगे तो आरवी केलकर विल बी ईजी। और अगर कंसंट्रेशन माइंड के साथ नहीं पढ़ा, ऊपर ऊपर से रीडिंग ले लिया, तो आरवी केलकर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपको लगने वाली है। इस चीज़ का भी ध्यान रहे। नेक्स्ट, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इसके लिए तो सबसे एक ही बुक जो मार्केट में चलती है और जो हाईली रिकमेंडेड सारे हम जैसे लॉयर्स और पढ़ते हैं, और जितने भी सारे एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं, वो सिर्फ एक ही बुक है, वो है आपका सी के तकवानी, ठीक है, बाय सी के तकवानी। तो सी के तकवानी की बुक को पढ़ें हम, इसके अंदर सारी चीज़ें बहुत ईजी वे में, बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड वे में इसके अंदर एक्सप्लेन करी गई हैं, ठीक है। और इसके अंदर बेनिफिट ये भी है कि आपको लिमिटेशन लॉ और कमर्शियल कोड्स के बारे में भी जानकारी इस बुक के अंदर आपको प्राप्त होगी, ठीक है। तो अलग से आई डोंट थिंक कि तुम्हें अलग से कोई बुक खरीदनी चाहिए लिमिटेशंस लॉ के लिए। तो बिकॉज लिमिटेशन लॉ एक काफ़ी हद तक एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट भी हो जाता है आप सब लोगों के लिए। तो लिमिटेशन लॉ समझने के लिए भी थोड़ा टिपिकल तो है ही, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, तो समझना तो वैसे ही पड़ेगा उसको। तो काफ़ी अच्छे से पढ़ें इस चीज़ को। और लिमिटेशन लॉ के लिए आप सी के तकवानी को भी ले सकते हैं, और साथ ही साथ लिमिटेशन लॉ का आप बेयर एक्ट ले लें, ठीक है। बेयर एक्ट ले लें। बेयर एक्ट आपके बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे पब्लिकेशंस के मिलते हैं, बट मैं प्रेफर करूँगा स्टूडेंट्स आपको यूनिवर्सल पब्लिकेशन का। यूनिवर्सल पब्लिकेशन का जो येलो कलर का आपका बेयर एक्ट आता है, ठीक है, तो वो आप बेयर एक्ट को लें, उसको पढ़ें। और नॉट फॉर द लिमिटेशंस एक्ट, जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, उन सब के लिए आपको यूनिवर्सल पब्लिकेशन का बेयर एक्ट को रेफर करना चाहिए। रीज़न मैं आपको बताना चाहता हूँ। रीज़न इसके अंदर ये है कि जैसे कि आप यूनिवर्सल बेयर एक्ट को लोगे ना, तो उसके अंदर कमेंट्स करके एक हेडिंग बनी हुई होती है हर सेक्शन के बाद। तो हर सेक्शन के बाद वहाँ पर एक कमेंट्स करके बना हुआ है, तो उस कमेंट्रीज़ के अंदर ना कुछ स्पेशल केस लॉज दिए गए हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर सेक्शन से रिलेटेड कुछ केस लॉज दिए गए हैं। अच्छा, इसके अंदर इलस्ट्रेशंस भी दे रखे होते हैं, ठीक है, इलस्ट्रेशंस भी हैं। इलस्ट्रेशन बेसिकली आपका एग्जाम्पल होता है, तो आप एग्जाम्पल के फॉर्म में आप उस पर्टिकुलर सेक्शन को समझ सकते हैं। अच्छा, अब बात चलो बेयर एक्ट की कर ही रहे हैं, तो चलो एक वीडियो आप सभी प्यारे मेरे बच्चों के लिए एक बेयर एक्ट का इंटरप्रिटेशन का वीडियो भी बना देंगे हम, ठीक है। उसमें पढ़ाएंगे आप सभी बच्चों को कि बेयर एक्ट को स्टडी कैसे किया जाता है, बेयर एक्ट का इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाता है, बेयर एक्ट किस तरीके से पढ़ा जाए कि उसको पढ़ने के बाद वो एक बार में हमको समझ में आ जाए, ठीक है। कौन सा बेयर एक्ट लेना चाहिए, कौन सा बेयर एक्ट नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम अभी आने वाले सेशंस में बात करेंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो अगर आपको बेयर एक्ट से रिलेटेड या फिर कोई भी ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपके लाइक परेशान करते हैं आपको लॉ स्कूल के अंदर, या फिर आपको लॉ करियर के अंदर आपको परेशान कर रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट सेक्शन में आप उसको अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन को पढ़ूंगा और उसके ऊपर मैं जल्द से जल्द एक सेशन लाने की कोशिश करूँगा।
अच्छा चलो, अब हम बात करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो इंडियन एविडेंस एक्ट के लिए बच्चों मैं आपको सिर्फ दो बुक रेफ़र करना चाहता हूँ। पहला है बटुकलाल और दूसरा है डॉक्टर अवतार सिंह। बटुकलाल का बुक मतलब बहुत ही बढ़िया बुक है, मतलब इसके अलावा तो आपको कोई बुक पढ़नी ही नहीं चाहिए एविडेंस लॉ के लिए। डॉक्टर अवतार सिंह भी अच्छी है। डॉक्टर अवतार सिंह ने जो कि इस बुक के अंदर बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया है, बहुत सारे डायमेंशंस को कवर किया है एविडेंस लॉ के। बट मैं बोलूँगा ना थोड़ा सा कि आप थोड़ा लेनियंसी बरतो और थोड़ी सी लाइक क्या बोलते हैं, एक ही बुक पे रिलाई करने की कोशिश करो। तो बटुकलाल इज़ सफिशिएंट, इज़ मच सफिशिएंट फॉर ऑल योर प्रिपरेशन, ऑल योर एग्जामिनेशंस। तो बटुकलाल के अलावा आई थिंक तुम्हें कोई बुक लेनी चाहिए, तो बटुकलाल ही पढ़ो और अपना सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी करो और अपने सुखद नोट्स बनाओ। नेक्स्ट, अच्छा हम बात करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के लिए तो आपको सिर्फ एक बुक मेरे हिसाब से पढ़नी चाहिए, वो है बाय आर के सिन्हा। आर के सिन्हा ने बहुत अच्छे से इस बुक के अंदर एक्सप्लेन कर रखे हैं सारी चीज़ों के बारे में। तो आर के सिन्हा बहुत अच्छे ऑथर हैं जिन्होंने बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से टीपी एक्ट को ख़त्म कर दिया है। तो इस बुक को पढ़ो और अपना एंजॉय करो। नेक्स्ट है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। तो इसके लिए तो सबसे जो बुक मार्केट में पब्लिश्ड है और सबसे ज़्यादा जो बुक फेमस बुक है इसकी, वो है डॉक्टर आर के बांगिया। आर के बांगिया सर के द्वारा ये बुक लिखी गई है और ये बुक बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है। आप इसको ख़रीद सकते हैं और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों के बारे में भी एक्सप्लेन किया गया है। अच्छा, इसके साथ साथ ना एक मार्केट में एक और बुक आती है जिसको बोलते हैं एस के कपूर। एस के कपूर, तो एस के कपूर को भी आप ले सकते हैं, ठीक है। बट मैं तो प्रेफरेंस दूंगा अपने अकॉर्डिंग आर के बांगिया की ये जो बुक है हम ठीक है। तो इस बुक को आप पढ़ें और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, अपने अच्छे से नोट्स बनाइए इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, क्योंकि इस बुक के अंदर ना सारी वो चीज़ें हैं जो एक स्टूडेंट को अपने प्रिपरेशन के दौरान चाहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं। एस के कपूर के अलावा अच्छा एक डॉक्टर अवतार सिंह की भी बुक आती है। अवतार सिंह की बुक बहुत बढ़िया है, ठीक है। आर के बांगिया की तरह भी इसके अंदर कंटेंट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है। अवतार सिंह की बुक और आर के बांगिया में थोड़ा सा एक डिफरेंस बिटवीन ये होगा कि आर के बांगिया जो बुक है वो बहुत ही इजी लेवल में लिखी गई है, बहुत ही अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लिखी गई है। अवतार सिंह की बुक जो है वो आर के बांगिया का एक तरीके से एडवांस फॉर्म कह लो। और अवतार सिंह की बुक में थोड़ा सा एक तो बल्कि बुक भी है, थोड़ा सा मोटा बुक है, ये काफ़ी भारी बुक है ठीक है। तो खैर वो तो सारी बुक्स आपकी काफ़ी वेट वाली हैं लॉ के अंदर। तो देखो ऐसा है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए ना आप आर के बांगिया को ही पढ़ो, ठीक है। अवतार सिंह भी पढ़ सकता है, कोई जो बच्चा अवतार सिंह पढ़ना चाहते हैं वो अवतार सिंह भी पढ़े, लेकिन जो बच्चा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आर के बांगिया पढ़ना चाहते हैं वो आर के बांगिया पढ़े, ठीक है। इन दोनों बुक्स के अलावा आई डोंट थिंक किसी और बुक पर रिलाई करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के बारे में। तो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के अंदर हम बेसिकली ये एक ऐसी बुक है पहले तो जो कि हम अब आने वाले एक ट्रेंड सेट कर रही है अपने लिटिगेशन और जितने भी सारे डिस्प्यूट्स होते हैं आपके, उन सब के लिए एक ट्रेंड सेट कर रही है। सुप्रीम कोर्ट काफ़ी इसकी लाइक तारीफ़ करती है कि आर्बिट्रेशन और मीडिएशन जैसे फील्ड को अब हम ग्रो कराएंगे, ताकि लिटिगेशन के अंदर जितने भी सारे पेंडिंग केसेस पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और पता नहीं न जाने ढेर सारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर और ढेर सारे ट्रिब्यूनल्स के अंदर, तो उन सब का आई थिंक आर्बिट्रेशन एक ऐसा रोल निभाएगा उन सारे डिस्प्यूट्स को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि आर्बिट्रेशन के अंदर बेसिकली डिस्प्यूट्स का सेटलमेंट किया जा रहा है। आर्बिट्रेशन और जितने भी सारे एडीआर मैकेनिज्म हैं, तो उसके को समझने के लिए आपको सबसे जो बेसिक बुक है वो है बाय डॉक्टर एस सी त्रिपाठी। आप एस सी त्रिपाठी की बुक को पढ़ो, ठीक है। और इसके अंदर आपको सारी वो चीज़ें मिल जाएंगी एडीआर मैकेनिज्म के बारे में, कि एडीआर मैकेनिज्म बेसिकली क्या होता है, और आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट इसको भी 1996 वाले को इसको भी साथ में एक्सप्लेन कर रखा है उसके अंदर, ठीक है। तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बुक अच्छा ये है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। देखो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ ना, पहले तो मैं आपको ये एक चीज़ फैक्ट बताना चाहता हूँ कि देखो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ बेसिकली आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको लॉ सेमेस्टर के एग्जामिनेशन के अंदर ही हेल्प करेगा। साथ ही साथ आपको एलएलएम के अंदर हेल्प कर सकता है एंट्रेंस लेवल पे, ठीक है। और उसके बाद इसका रोल ख़त्म। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट है जो कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ या फिर प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ या फिर इंटरनेशनल लॉ या इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ इन सब के ऊपर बहुत ज़्यादा अपना इंटरेस्ट डेवलप कर लेता है, तो हाँ वो इनसे रिलेटेड ना पीजी डिप्लोमा कोर्सेज़ या फिर आपके सर्टिफिकेट कोर्सेज़ या फिर आपके लाइक वेबिनार्स कंडक्ट करा सकता है, या फिर मतलब कुछ भी इसके अंदर ना लाइक एक्सप्लोर कर सकता है। और एक्सप्लोर करने के लिए ना पब्लिक इंटरनेशनल लॉ बहुत कुछ है इसके अंदर, लाइक बहुत सारे लाइक डायमेंशंस हैं इसके भी, बहुत सारे कैटेगरीज़ हैं, ठीक है।
तो इसको वो बच्चा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकल सेंस में बात करूँ तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के एज इट इज़ मतलब ज़्यादा केसेस लाइक होते नहीं हैं इंडिया के अंदर ना। इंडिया ही छोड़ो, लाइक बाकी सारी कंट्रीज़ के अंदर भी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के इतनी ज़्यादा लाइक केसेस नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें, लाइक इंटरनेशनल लेवल जितने भी, जैसे आपका इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस है और ऐसी चीज़ों के बारे में बात करें, तो हाँ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ वहाँ पर भी एक अच्छा रोल निभा रहा है। और साथ ही साथ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ आपके एक रिसर्च के पर्पज़ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो चलो लॉ सेमेस्टर और एलएलएम एंट्रेंस के बारे में फ़िलहाल बात करते हैं, बाकी सारे टॉपिक्स के बारे में हम लेटर ऑन अपने आने वाले सेशंस में बात करते रहेंगे। तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के लिए तो मैं आपको यही बुक बताऊंगा बाय डॉक्टर SR माइनेनी। तो इसको बुक को आप लाइब्रेरी से इशू कराइए या फिर आप अपना खुद का बुक खरीद लीजिए, इसके अंदर से पढ़ें, अपने नोट्स बनाएं और अपने एलएलएम एंट्रेंस के लिए भी आपको ये बुक हेल्प कर सकती है। और आपके जितने भी सारे क्लैट पीजी और ऐसे एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें भी यह हेल्प करती है। अच्छा एक और थिंग, ये जो बुक है मतलब ये जो सब्जेक्ट है आपका पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, आई डोंट थिंक ये जुडिशियल सर्विसेज में आता है, ठीक है। तो जुडिशरी के किसी भी लाइक कोई भी ऐसी जुडिशरी नहीं है जो कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाती है। हाँ ज्यूरिस्प्रूडेंस कई बार आ जाता है, ठीक है, जैसे कि उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज है तो ये ज्यूरिस्प्रूडेंस को पूछती है, ठीक है। और जैसे कि आपका ये झारखंड जुडिशरी है तो ये भी आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस जैसे सब्जेक्ट्स को कंसिडर करती है। तो हाँ यार देखो ऐसा है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ कहीं नहीं आता। मतलब ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं आपके जैसे जुडिशियल सर्विसेज और सो एंड सो, तो ऐसे एग्जाम से पब्लिक इंटरनेशनल लॉ नहीं आता है। तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ सिर्फ आपके लॉ सेमेस्टर्स और आपके एलएलएम एंट्रेंस में ही हेल्प करेगा। नेक्स्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस बेसिकली क्या सब्जेक्ट है, देखो बहुत सारे बच्चे ना ऐसे होते हैं नटखट बालक, ठीक है, वो बेसिकली काफ़ी बोर हो जाते हैं इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, बोलते हैं कि यार जितने भी सारे ज्यूरिस्ट हैं सारे बढ़िया हैं और लाइक कोई भी अपनी बात पे रिलाई नहीं कर रहे हैं, सब एक दूसरे को बैठ के क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो बच्चे ने बेसिकली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं अपने लॉ स्कूल्स के दौरान। और सबसे सबसे ज़्यादा बोरिंग और सबसे ज़्यादा नींद आने वाला सब्जेक्ट वो है आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस ही रहता है, ठीक है। तो बट अगर आप मुझसे पूछो कि लाइक पंकज सर आप बताइए यार कि ज्यूरिस्प्रूडेंस सच में क्या इतना ज़्यादा बोरिंग होता है, तो मेरा आंसर होगा नहीं, बिल्कुल नहीं, ज्यूरिस्प्रूडेंस बिल्कुल बोरिंग नहीं होता है स्टूडेंट्स। क्योंकि इस सब्जेक्ट के अंदर आप बेसिकली एक फाउंडेशन डेवलप कर रहे हो अपने माइंड के अंदर कि बेसिकली जो भी आप चीज़ों को पढ़ोगे आगे फ्यूचर में, जैसे सिविल लॉ है, क्रिमिनल लॉ है और आपका ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है और जितनी भी सारी आपकी चीज़ें होती हैं लॉ से रिलेटेड, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और आपका कॉन्ट्रैक्ट, आपकी सारी चीज़ें, तो ये उन सब का एक बेसिक फाउंडेशन है, ठीक है। ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर ना लीगल थ्योरी को भी इंक्लूड किया जाता है, जो भी आप सारी लीगल टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं, ओनरशिप है, पोजेशन है, ठीक है, तो ऐसे सारे टर्म्स को आप पढ़ते हैं। तो वो सारे टर्म्स का एक फाउंडेशन तो ज्यूरिस्प्रूडेंस ही दे रहा है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस बेसिकली क्या हुआ, एक फाउंडेशनल कोर्स हो जाएगा, एक फाउंडेशनल सब्जेक्ट है सारे लॉ सब्जेक्ट्स, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप इसको बिल्कुल पढ़ें और बिल्कुल आप इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, आपको इसको पढ़ना ही चाहिए। और आपको इसके नोट्स अभी से बना के रख लें ताकि वो आपको आगे आगे जिस किसी भी एग्जामिनेशन में आपको परेशान ना करे। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए मैं आपको बुक जो बताऊंगा वो है बाय वीडी महाजन। वीडी महाजन की बुक को आप पढ़ें, ठीक है। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं हिंदू लॉ और मुस्लिम्स लॉ के बारे में, जो कि आपके फैमिली लॉ के सब्जेक्ट्स हैं। और कई बार बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो हिंदू लॉ और मुस्लिम्स लॉ के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। हिंदू लॉ के अंदर आपको जैसे कि हिंदू सक्सेशंस एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू गार्जियनशिप्स एंड वार्ड्स एक्ट, इन सब के चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। हिंदू के स्कूल्स, हिंदू का डाइवोर्स का मैकेनिज्म और ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली हिंदू लॉ के अंदर आपको जो है बुक पढ़नी है वो है बाय डॉक्टर पारस दीवान। डॉक्टर पारस दीवान की आप बुक को पढ़ें, ये बुक बहुत ही बढ़िया बुक है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं बात करूँगा मुस्लिम्स लॉ की, मुस्लिम्स लॉ के लिए देखो मैंने यहाँ पर लिखा है एक सईद खलीद राशिद। आप मुझे लगता है कि शायद ये वाली बुक जो है वो बहुत ज़्यादा इजी फॉर्मेट में है। अच्छा सईद खलीद राशिद के साथ साथ एक बुक जो बहुत इजी है वो है अकील अहमद की, अकील अहमद, मुस्लिम्स लॉ बाय अकील अहमद। अकील अहमद की द्वारा एक बुक है
मुस्लिम्स लॉ के ऊपर, जो कि बहुत इजी बुक है मेरे हिसाब से। इन दोनों बुक्स को अगर जिसने पढ़ लिया उसका मुस्लिम्स लॉ कंप्लीट तरीके से कवर हो जाएगा, सेमेस्टर के लिए भी और आने वाले सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए भी। और एक और बात सबसे इम्पॉर्टेंट, कि जुडिशल सर्विसेज के अंदर आपका ये हिंदू लॉ और मुस्लिम्स लॉ एक बेहतरीन रोल निभाता है स्टूडेंट्स। तो आपको लाइक पढ़ना ही पड़ेगा, यू हैव नो ऑप्शंस, ठीक है। अच्छा, हिंदू लॉ के अंदर थोड़ा सा मैं आपको एक लाइक ये भी चीज़ बताना चाहता हूँ। अच्छा, जिन बच्चों ने इंटर्नशिप्स करी होंगी अपने सारे डिवोर्स लॉयर्स के साथ में और एडवोकेट्स के चैम्बर्स में, तो उन्होंने कई बार पिटिशन्स को पढ़ा होगा। उसके अंदर बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, बहुत सारी कहानियाँ जो होती हैं वो फैमिली मैटर्स और डिस्प्यूट्स, और लाइक डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इन टर्म्स ऑफ मैरिज, ठीक है, मेंटेनेंस और इन सब चीज़ों के बारे में। तो वो कहानी का कई बार एक्साइट करती है। तो उस कहानी को समझने के लिए आप बच्चों को बुक्स तो पढ़नी ही पड़ेंगी। और हिंदू लॉ की बात नहीं करें हम सारी फील्ड के बारे में बात करें। अगर सिविल लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, ठीक है, और आपका ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का सब्जेक्ट है, कोई भी आप प्रैक्टिकल सेंस में अगर आप उस चीज़ को समझना चाहते हो तो सबसे पहले आपका सब्सटेंटिव को पढ़ना पड़ेगा। सब्सटेंटिव की नॉलेज जब तक नहीं होगी तब तक प्रोसीजर बिल्कुल नहीं आने वाला समझ, क्योंकि प्रोसीजर और सब्सटेंटिव जो होते हैं वो कंप्लीट अलग तरीके से हैं। सबका प्रोसीजर अलग है, सबका तरीका अलग है। जो किताबें के अंदर आप चीज़ें पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिकल फील्ड में अगर आप जब उतरेंगे तो वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है वहाँ पर प्रैक्टिकल सेंस में। तो थोड़ा सा उस चीज़ को आप अभी से माइंड को डेवलप करें, अपनी बुक्स पढ़ने की आदत अभी से डालें सारे लॉ स्टूडेंट्स। और चलिए, आज के सेशन के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक मिलते हैं अगले सेशन में, और तब तक किसी को भी मुझसे कोई भी सवाल करना है तो ये मेरी ईमेल आईडी है, वो उस पर कनेक्ट मुझे कर सकता है। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।